हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण में समास लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, चाहे वो हम स्कूल लेवल पर अगर हम परीक्षा दे रहे हैं या फिर कॉलेज लेवल पर या फिर किसी भी स्टेट का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम होता है, तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते ही हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो समास के विषय में जानेंगे। तो इसमें जो है समास का क्या अर्थ होता है। समास का अर्थ होता है कि शब्दों का मिलान करना, शब्दों का समाहार करना, उनको आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास एक उदाहरण है राजा का पुत्र। तो राजा का जो पुत्र है ये हमारे पास एक उदाहरण है। जब हम इस शब्दों को जोड़ा जाएगा राजा का पुत्र, तो जब इन शब्दों को जोड़ा जाता है तो इनके बीच में जो कारक विभक्तियाँ होती हैं उनका क्या होता है, लोप हो जाता है, यानी कि वो क्या है, लुप्त हो जाती है। तो जैसे कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इससे क्या शब्द बनेगा, राजपुत्र। तो राजपुत्र बनने से ये जो है आपस में जुड़ेंगे, ये क्या है, राजपुत्र, ये शब्द बनेगा राजपुत्र। तो इसमें राजा का पुत्र, तो इन शब्दों का क्या हो गया, समाहार हो गया, यानी कि आपस में जुड़, और इन शब्दों के जुड़ने से क्या बन गया, राजपुत्र। ये जो है हमारा राजपुत्र क्या बना, समास बन गया। राजा का पुत्र क्या बन गया, राजपुत्र बन गया। इसके बीच में जो ये विभक्ति थी, संबंध विभक्ति, तो ये क्या हो गया, इसका लोप हो गया, वो लुप्त हो गई। और लुप्त होने से क्या शब्द बना, राजपुत्र शब्द बना। यानी कि इन शब्दों का क्या हो गया, मिलन हो गया, समाहार हो गया। आगे अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, युद्ध के लिए भूमि, ये हमारे पास शब्द दिए गए हैं, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, तो जब इन शब्दों का क्या होगा, समाहार होगा, इन शब्दों का मिलन होगा, तो क्या बन जाएगी, युद्ध भूमि बन जाएगी। और के लिए, ये जो हमारे पास कारक विभक्तियाँ दी गई हैं इनका क्या है, लोप हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगी। और क्या बन जाएगा, युद्ध भूमि, ये शब्द बन जाएगा। अगला अगर हम देखें कि पांचों वटों का समाहार, पांचों वटों का समाहार, ये हमारे पास शब्द दिए गए हैं। तो इनसे जब इनका शब्दों का समाहार होगा, इन शब्दों का मिलन होगा, तो इन शब्दों का जब जोड़ होगा तो क्या बनेगा, पंचवटी। ये हमारे पास समास शब्द बन के आया है। तो वटों का, इसमें जो ये का है ये हमारा संबंध कारक है जिसका क्या हो गया, लुप्त हो गया। और पांच वटों का समाहार अर्थात पंचवटी, तो इनका क्या है, जुड़ गए, ये शब्द जुड़ गए हैं, इनका मिलन हो गया। अब है हाथों से लिखना, तो हाथों से लिखना, तो ये से क्या है, हमारे पास विभक्ति कारक है। ठीक है, तो हाथों से लिखना, इन शब्दों का जब समाहार होगा तो शब्द क्या बनेगा, हस्त लिखित। तो इस प्रकार से ये हमारे पास उदाहरण दिए गए हैं जिनकी मदद से हमने जाना कि राजा का पुत्र, जब इन शब्दों का समाहार होगा तो राजपुत्र बनेगा। युद्धों के लिए भूमि, जब इन शब्दों का समाहार होगा तो युद्ध भूमि शब्द जो बनेगा वो क्या है, ये शब्द क्या है, ये शब्द हमारे समास है, क्योंकि इन शब्दों का जो इधर दिए गए शब्द है इनका क्या हो गया, समाहार हो गया, मिलन हो गया। और जब शब्दों का मिलन होता है, समाहार होता है, तो तब जो शब्द बनते हैं वो समास कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों या फिर वाक्यांशों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, जैसे कि अभी हमने उदाहरण जाना था राजा का पुत्र, ये क्या था, एक उदाहरण था। अगर इसको हम कहें कि ये वाक्यांश भी है, वाक्य का एक अंश भी है, राजा का पुत्र। और ये अगर हम देखें तो इसमें कितने शब्द हैं, राजा का पुत्र, यानी कि ये दो या दो से अधिक ये शब्द है, ये तीन शब्द है। जब इन शब्दों के मिलने से, ठीक है, वाक्यांशों के मेल से जब शब्द बनता है तो वो क्या, वो प्रक्रिया कहलाती है, वो प्रक्रिया समास कहलाती है। तो यही इसमें कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों या फिर वाक्यांशों का मेल, मेल मतलब मिलन होता है, उनका जोड़ होता है,
तो जो नए शब्द बनते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो समास कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो समास होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये समास है, उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण अगर हम कहें तो क्या क्या होते हैं। समास में कम से कम दो पद होते हैं। जब हमारा जब शब्द बनता है तो उसमें कौन से होते हैं? दो पद होते हैं। तो पद अगर हम जो है एक उदाहरण से जान लेते हैं कि समास में कम से कम दो पद होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था, मान लो हम यही उदाहरण ले लेते हैं, राजा का पुत्र। ये हमारे पास तीन शब्द हो गए। जब इन शब्दों का समाहार होगा तो क्या बनेगा? राज पुत्र बनेगा। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया? जब समास में कम से कम दो पद होने चाहिए। दो पद कौन कौन से इसमें? राज और पुत्र। ये हमारे पास क्या है? दो पद हैं। इन दो पदों से जुड़कर ये क्या बने? राजपुत्र बने हैं। जिसमें पूर्व पद कौन सा? ये हमारा कौन सा है? पूर्व पद, जिसको हम पहला पद भी कहते हैं, ये हमारा पूर्व पद है। और उत्तर पद अर्थात दूसरा पद, ये हमारा दूसरा पद है। यानी कि राजपुत्र ये क्या है? इस शब्द में दो पद हैं। एक प्रथम पद यानी कि वो कौन सा होगा? राज। और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद जिसको हम कहते हैं वो है रुद्र। ये हमारा कौन सा? दूसरा शब्द है, उत्तर पद है। अब हम आगे देखें कि अगली विशेषता में क्या कहा गया है। दो पदों के मेल से बना शब्द सामसिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। कि जब हमारे ये शब्द जुड़ते हैं, यानी कि राजा का पुत्र, जब ये शब्द जुड़े तो ये जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? वो समास कहलाएगी। और राजपुत्र, जो ये शब्द जुड़ के आया है, ये शब्द क्या कहलाएगा? ये शब्द कहलाएगा, या तो इसको कहेंगे समासिक शब्द या फिर इसको कहेंगे समस्त पद। तो ये कहलाएंगे। समास प्रक्रिया में शब्दों के बीच की जो विभक्ति होती है उसका क्या है? लोप हो जाता है। ठीक है। अब मैं पीछे जा कर के आपको इस जो ये विशेषताएं बताई गई हैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। जैसे कि अभी कहा था, पहली जो हमारे पास विशेषता आई थी उसमें ये था कि जो हमारा समास जो शब्द प्रक्रिया होती है, जो समास प्रक्रिया होती है, इसमें दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद जिसको हम पहला पद कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तर पद जिसको दूसरा पद भी कहते हैं। जैसे कि ये राजपुत्र था, हमने जोड़ा था राजपुत्र, ये जुड़ के ये शब्द बना था, ये नहीं है तो राजपुत्र। तो इस वाले शब्द में हमारे पास ये हमारा कौन सा हो गया? पहला पद। और ये जो पुत्र है ये हमारा कौन सा हो गया? दूसरा पद है। और उसके बाद क्या कहा था? तो उसके बाद अब दूसरी विशेषता क्या आई थी कि ये जो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास शब्द हैं, कम से कम दो या तीन शब्द, या फिर हम कहें वाक्यांश है। ठीक है। और जब यहाँ से ये हमारे पास ये जो शब्द बना, ये क्या कहलाया? ये कहलाया सामासिक शब्द, या फिर इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समस्त पद। और जब इन शब्दों से जब ये बना, सामासिक शब्द बना, तो ये जो बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी समास। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी समास। अब आगे क्या था? हमारी तीसरी विशेषता में क्या था कि जब समास प्रक्रिया में जब शब्दों का क्या होता है? मेल होता है, तो जो कारक विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। तो जैसे राजा का पुत्र, अब ये इसमें ये जो का है ये क्या है? हमारी विभक्ति कारक है। कौन सी? संबंध कारक विभक्ति है ये। जब ये इन शब्दों का लोप हुआ तो राजपुत्र बना, तो ये जो का है ये कारक विभक्ति, इसका क्या हो गया? लोप हो गया। उसके बाद युद्ध के लिए भूमि, ये हमारे पास शब्दांश थे, हमारे पास वाक्यांश थे। तो जब इनसे क्या हुआ? इनका समाहार हुआ तो क्या बना? युद्ध भूमि बना। और इसके बीच में जो ये थे के लिए, ये हमारे पास जो कारक विभक्ति थी यहाँ पर इसका लोप हो गया। पंचवटों का समाहार यानी कि पंचवटी, जब ये पंचवटी शब्द बना तो ये जो का है इसका क्या हो गया? लोप हो गया। हाथों से लिखा,
यानी कि हस्तलिखित। ये हमारे पास शब्द बना, तो जो से था ये वाला जो से कारक विभक्ति थी, इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो यही इस परिभाषा में कहा गया है कि जब समास परिक्रिया में जो हमारी विभक्ति होती है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये हमारे पास अब उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मन से गढ़ा हुआ, इसको क्या कहेंगे, मन से गढ़ा हुआ अर्थात मन घड़ंत, मन घड़ंत। तो इसमें जो से विभक्ति है इसका लोप हो गया। इसमें मन और घड़ंत, मन जो है हमारे पास ये कौन सा है, प्रथम पद है यानी कि पहला पद है, और ये जो घड़ंत है ये हमारा कौन सा है, उत्तर पद है, जिसको हम दूसरा पद भी कहेंगे। ठीक है। अब हस्तलिखित, हस्तलिखित में जो ये स है ये हमारी क्या है, विभक्ति कारक है, और इससे क्या बना, हस्तलिखित शब्द बना। ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे सामासिक शब्द या फिर समस्त पद। और इसमें जो हस्त है ये हमारा कौन सा है, प्रथम शब्द है, यानी कि पहला शब्द है, पहला पद है। और लिखित क्या है, लिखित हमारा दूसरा पद है। जल का प्रवाह, इससे क्या शब्द बना, जल प्रवाह, जिसमें का जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो गया और शब्द बन गया जल प्रवाह। जल जो है हमारा प्रधान पद है और जो प्रवाह है वो हमारा दूसरा पद है, इसको हम ध्यान रखेंगे। शोक में मग्न, शोक में मग्न, इस शब्द का क्या अर्थ हो गया, शोक मगन। और इसमें में जो हमारी कारक विभक्ति है उसका क्या हो गया, लोप। तो शोक जो है ये हमारा कौन सा शब्द है, ये हमारा पहला पद है, और जो मग्न है ये हमारा दूसरा पद है। भय से भीत अर्थात भयभीत, तो जो से है ये हमारी कारक विभक्ति है जिसका क्या हो गया, लोप, और शब्द क्या बना, भयभीत। ये इसको क्या कहेंगे, शब्द को समासिक शब्द या फिर समस्त पद। इसमें भय जो है वो हमारा पहला पद है और भीत हमारा दूसरा पद है। प्रयोग के लिए शाला, तो क्या बन गया शब्द हमारा, प्रयोगशाला। और के लिए ये हमारी जो विभक्ति चिन्ह है इनका क्या हो गया, लोप। तो प्रयोग क्या है, प्रथम पद है यानी कि पहला पद है, और शाला दूसरा शब्द है या फिर उत्तर पद है। तो इस तरीके से इनको याद रखेंगे कि पहला पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है। अब हमने जो जाना था वो क्या जाना था कि इसमें समास क्या होता है। अब समास विग्रह क्या होता है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। समास यानी कि शब्दों का मेल, उसका समाहार, उसका मिलन। ठीक है। और समास विग्रह, विग्रह का अर्थ क्या होता है, विग्रह का अर्थ होता है अलग। विग्रह का मीनिंग क्या होता है, विग्रह का मीनिंग होता है अलग करना। तो समास यानी कि जो शब्द हमारे जुड़े के बना वो क्या बना, समास। और विग्रह यानी कि अलग करना, यानी कि क्या हो गया, जो शब्द हमारे जुड़े हुए थे, जो हमारे सामासिक पद थे, जो हमारे क्या थे, समस्त पद थे, वे उनका अब क्या करना है, विग्रह करना है, उनको अलग करना है। अब ये हमारी अगर हम कहें तो उल्टी प्रक्रिया हो गई। जैसे कि अब ने हम समास में जब जाना था तो जैसे राजा का पुत्र, इसका हमने क्या किया, समाहार किया, तो क्या बना, इस तो क्या बना, राजपुत्र। ठीक है। तो ये प्रक्रिया में क्या हुआ, समास बने। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी, जिसमें हम क्या करते हैं, शब्दों का समाहार करते हैं और हमारा जो बनता है सामासिक शब्द या समस्त पद शब्द हमें प्राप्त होता है। अब समास विग्रह में क्या होता है, ये हमारे पास जो समस्त पद दिया हुआ आता है इसका हम क्या करते हैं, उनका अलग करते हैं, उनको क्या करते हैं, जो जुड़े हुए शब्द होते हैं उनको उनका विग्रह कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या और बताया गया है कि जब समस्त पद कौन सा, ये वाला जो जुड़ने से बना है, के पदों को अलग अलग किया जाता है तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये हम सामासिक शब्द बनाते हैं या समस्त पद बनाते हैं तो इसमें विभक्तियों का क्या होता है, लोप हो जाता है। विभक्तियाँ जो होती हैं
जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन समास विग्रह में क्या होता है, जब इन पदों को हम तोड़ते हैं, उनको अलग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी कारक विभक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, ये गुरु दक्षिणा ये हमारा क्या है, सामासिक शब्द है। इसको हमने क्या किया है, शब्दों का मिलान करके, शब्दों का समाहार करके इस शब्द को बनाया था। लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये क्या हो गया, इसमें के लिए ये हमारी जो कारक विभक्ति है वो इसमें जुड़ गई, और गुरु दक्षिणा से क्या हो गया, जब इन शब्दों को तोड़ा तो गुरु के लिए दक्षिणा ये हमारा शब्द बन गए। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो समास है इसके भेद, यानी कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययभावी समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे 6 समास होते हैं। तो कौन कौन से, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो इन समासों को हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं, इनको विस्तार से इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये समास कैसे होते हैं, इनकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, पहला जो हमारा समास है वो है अव्ययभावी समास। कौन सा आ गया, अव्ययभावी समास। तो इस समास में क्या होता है, इस समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है, अव्यव होता है, यानी कि प्रधान होता है, और जो हमारा दूसरा पद होता है वो क्या होता है, गौण होता है। इसमें बना सामासिक जो शब्द है वो भी क्या होता है, अव्यव होता है, जैसे निडर, अनुरूप, भरपेट आदि। तो ये क्या है, हमारे अव्ययभावी समास होते हैं। तो चलिए हम उदाहरणों की मदद से इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास शब्द दिए गए हैं, इसमें आजीवन, आजीवन ये हमारे पास क्या है, सामासिक शब्द होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो हमारा प्रधान हमारा कौन सा शब्द है, यानी कि पहला शब्द हमारा कौन सा है, आ, और जीवन हमारा कौन सा है, जीवन हमारा जो दूसरा पद है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, गौण पद कहेंगे। और जो आ हमारा प्रथम पद है उसको क्या कहेंगे, मुख्य यानी कि प्रधान जो है शब्द पद कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसी आ के ये जो आ है शब्द हमारा जो प्रधान शब्द है, ये हमारा मुख्य शब्द है, इसी से ही जो है हम अपने दूसरे गौण जो शब्द है उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे कि आजीवन, आजीवन यानी कि जीवन भर, ये क्या आएगा, जीवन भर। वो यथाशीघ्र, यथाशीघ्र यानी कि जितना भी शीघ्र हो सके। तो यथा ये हमारा क्या है, प्रधान शब्द है, ये हमारा मुख्य शब्द है, और शीघ्र कैसा है, शीघ्र हमारा गौण शब्द है। गांव, गांव यानी कि प्रत्येक गांव। आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर, तो इसमें क्या है, आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर, जन्म जो हमारा गौण शब्द है, और आ से क्या हो गया, जन्म से लेकर। तो ये जो है इसकी क्या हो रही है, विशेषताएं ये जो है जाहिर कर रहा है इसमें। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या कहलाएगा, तो रात ही रात में। ये जो हमारे शब्द हैं ये दिए गए हैं, जो यथाशीघ्र, आजन्म, रातों रात, प्रत्यक्ष, निसंदेह, प्रतिमास, यथासंभव, यथाशक्ति, गांव गांव और आजीवन, ये हमारे कैसे शब्द हैं, ये समासिक शब्द हैं, सप्त पद है। जब इन शब्दों का विग्रह किया गया तो क्या कहलाया, आजीवन का विग्रह किया तो जीवन भर, गांव गांव का जब विग्रह किया गया तो क्या आया, प्रत्येक गांव। यथाशक्ति, इस शब्द का जब इस सामासिक शब्द का विग्रह किया तो क्या आया, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, जैसा भी संभव हो, और प्रतिमास यानी कि हर मास। यथाशीघ्र, जितना भी शीघ्र हो सके। आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। रातों रात, रात ही रात में। प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। निसंदेह, बिना संदेह के। तो इसमें क्या होता है, अव्ययभावी समास में जो हमारा पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। इसको चीज़ को हमने याद रखना है। और जो दूसरा पद होता है वो हमारा गौण होता है। अब हम आगे देखें,
अगला जो हमारा आएगा समास वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो हमारा उत्तर पद होता है वो क्या होता है, वो प्रधान होता है और इसमें क्या है, विभक्ति चिन्हों का क्या है, लोप हो गया हो, है ना, विभक्ति चिन्ह जो है क्या हो गए, लुप्त हो गए हो, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि तत्पुरुष समास में क्या होगा, तत्पुरुष समास में हमारा जो दूसरा पद होता है वो मेन होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है, जब ये सब शब्द में पहचान क्या है, इसमें विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, लोप हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, समास, तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे राह खर्च, ये राह खर्च, ठीक है, खर्च किसके लिए है, खर्च किसके लिए है, राह के लिए, रास्ते के लिए। गुरु दक्षिणा, दक्षिणा किसके लिए है, दक्षिणा गुरु के लिए है। तो ये इसमें दक्षिणा शब्द, जो खर्च शब्द, ये क्या हमारे मेन है, प्रमुख है। वनवास, वन में वास, तो किसका वास है, कहाँ पर वास है, वन में वास है ना। हस्तलिखित, किससे लिखा हुआ है, हाथों से लिखा हुआ है, तो ये लिखित शब्द जो है हमारा क्या है, प्रमुख है। यज्ञशाला, जो शाला है वो किस चीज़ के लिए है, वो यज्ञ के लिए है ना। तो इसमें जो हमारा ये शब्द है ये कैसे है, प्रमुख शब्द है। द्वितीय यानी कि उत्तर पद इसमें क्या होता है, प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, मेन होते हैं। अब हम इनके जो है और उदाहरण देखेंगे, पहले उससे पहले विभक्ति कारक देखेंगे कि तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, जिनको हम, अगर हमें कारक विभक्ति अच्छे से पता है तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं उनको हम अच्छे से जान पाएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे कि आप कारक विभक्ति के बारे में जानते हो तो कर्ता कौन होता है, कर्ता करने वाला होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं करता हूँ, मैं पढ़ाने का काम जो करेगा वो कर्ता कहलाएगा। तो इसमें इसकी विभक्ति क्या होती है, कर्ता की विभक्ति होती है ने। कर्म, कर्म जिस पर प्रभाव पड़ता है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो और उसको पढ़ाने का जो कर्म है वो किस पर पड़ रहा है, काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आप लोगों पे पड़ रहा है, आप क्या है पढ़ रही हो, तो ये जो मैं कार्य कर रही हूँ उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, तो आप क्या है, ये कर्म है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, करण, करण क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको जो है, अगर मैं कहूँ मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कंप्यूटर से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको मोबाइल से पढ़ा रही हूँ, आप किससे पढ़ रहे हैं, आप किताबों से पढ़ रहे हैं, तो जो से है, कर्ता जिस कार्य से काम कर रहा है, तो वो कौन सी विभक्ति होती है, वो करण कारक होता है। क्या होता है, करण कारक होता है। और इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है से या द्वारा। मैं पेन से लिख रही हूँ, ठीक है, मैं जो है मोबाइल द्वारा काम कर रही हूँ, तो इसमें ये जो विभक्ति कौन सी आएगी, इसमें से और द्वारा। जो से और द्वारा जो विभक्ति आती है वो किसकी आती है, वो करण कारक की विभक्ति आती है। को विभक्ति किससे आएगी, को किसकी विभक्ति है, तो को कर्म की विभक्ति है। ने किसकी विभक्ति है, ने कर्ता की विभक्ति है। संप्रदान, संप्रदान का मतलब क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, ठीक है, किसके लिए क्रिया की जा रही है, तो इसकी विभक्ति क्या आएगी, को या के लिए। मैं जो पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो के लिए कर रही हूँ ना। तो इसमें ये जो विभक्ति है इसकी क्या आएगी, इसकी विभक्तियाँ, ये होता है संप्रदान कारक। क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, और इसकी विभक्ति होती है को या के लिए। ये जो हमारी विभक्तियाँ होती हैं। अपादान, अपादान का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना, यानी कि जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, जो पत्ता है वो क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गया, तो से ये जो विभक्ति है ये किसकी है, ये हमारी अपादान कारक की विभक्ति है। और इसमें से जो है, से का मीनिंग जो होना चाहिए वो अलग होने की उसमें होना चाहिए, है ना। जैसे कि बच्चा छत से गिरा, वो मतलब बच्चा जो छत से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। फूल माला से गिर गए या माला से निकल गए, है ना, माला से निकल गए यानी कि माला में से वो फूल निकल गए ना, अलग हो गए ना माला से। तो जो से शब्द है वो इसकी कारक विभक्ति है, किसकी, अपादान कारक की। और इसमें जो से का मीनिंग होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, वो अलग होने की जो परिस्थिति है, अलग होने की कंडीशन को उसको बता रहा है।
संबंध, संबंध, संबंध किससे संबंध है ना, तो का, के, की, ना, नी, रे, री, रे, ये जो विभक्तियाँ होती हैं ये हमारी संबंध कारक की होती है। जैसे राम, राम ने, अन्य पदों के संबंध में, ठीक है। और जैसे राम ने मीरा से कहा, ये ने जो ये आया है। और दूसरा कि वह कि अगर हम कहें कि वो राजा का बेटा है ना, वो राजा का बेटा है, तो का, ये जो क्या आ गया, राजा और बेटे में जो संबंध को जाहिर कौन कर रहा है, का विभक्ति कर रही है। तो जो संबंध की विभक्तियाँ बताते हैं, संबंध बताते हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है, संबंध कारक विभक्तियाँ होती हैं। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है में और पर, में और पर। मेज पर, है ना, मेज पर, छत पर, कमरे में, तो ये अधिकरण है, ठीक। तो इसमें क्या होगी, इनकी विभक्ति होती है में और पर, ये अधिकरण कारक की विभक्तियाँ होती हैं। तो इन विभक्तियों को याद रखेंगे कि कर्ता की विभक्ति होती है ने, कर्म की विभक्ति होती है को, करण की विभक्ति होती है से या द्वारा। इसमें जो से शब्द आया वो जोड़ने का काम है। जैसे कि मोहन ने कलम से पत्र पर लिखा, है ना, तो इसमें जो से विभक्ति वो अलग होने की हमें दशा को जाहिर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उससे काम कर रहा है। तो इसमें क्या आ गया, करण। मोहन ने बोतल के द्वारा पानी पिया, तो द्वारा ये जो हमारी विभक्ति आ गई, तो ये किसकी है, करण कारक की। और वो जो से विभक्ति है उसमें अलग होने की दशा होगी। फल टेबल से गिर गया, तो वो फल जो है टेबल से क्या हो गया, अलग हो गया, तो से की विभक्ति इसमें होगी अलग होने की। तो उसमें कौन सा आएगा, हमारा अपादान कारक आएगा, कारक विभक्ति। और संपादान में को या फिर के लिए ये आएगी। अधिकरण में और पर, तो इस तरीके से इनको हमने विभक्तियों को याद करते हुए चलना है। अब हम आगे देख लेते हैं कि विभक्तियों के आधार पर समास के भेद, कि विभक्तियों के आधार पर समास के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। अभी जो मैंने आपको विभक्तियाँ समझाई, अब इन उदाहरणों के माध्यम से और इन भेद के माध्यम से आपको वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कर्म तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में, पूर्व पद यानी कि हमारा जो पहला पद होता है, उसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है, उसमें जो को विभक्ति होती है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रामगत, ये हमारे पास शब्द है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें पता चलेगा ग्राम को गया हुआ, यानी कि गांव को गया हुआ। तो ये जो को विभक्ति है, जब हमने इसको क्या किया, इसको समास प्रक्रिया के द्वारा जब इसको सामासिक शब्द बनाया, तो ग्राम को, पहला पद हमारा कौन सा है, ग्राम, उसके साथ कौन सी विभक्ति लगी है, को। तो ये को जो हमारी कर्म कारक विभक्ति है, तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया। लोप होके ग्राम को गया हुआ जो शब्द है ये क्या बन गए, ग्राम गत बन गया, ग्राम गत बन गया। और इसमें को जो विभक्ति है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो ये हमारा ग्रामगत जो शब्द है, ये किसका उदाहरण है, ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखें देशगत, देशगत यानी कि देश को गया हुआ। तो को इसमें जो विभक्ति थी हमारी देश शब्द के साथ, ये देश कौन सा हमारा प्रथम शब्द है, उसमें हमारी जो को विभक्ति इसके साथ जुड़ी हुई थी उसका क्या हो गया, लोप हो गया और शब्द क्या बन गया, देशगत। स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को स्वर्ग जो कौन सा है हमारा, स्वर्ग हमारा प्रथम शब्द है और इसके साथ को विभक्ति लगी है, कर्म कारक विभक्ति लगी है। और इसमें को में का क्या हो गया, को का लोप हो गया और शब्द क्या बन गया, स्वर्ग प्राप्त। क्या बन गया, स्वर्ग प्राप्त। और इसमें क्या हो गया, को की विभक्ति जो कर्म कारक विभक्ति उसका क्या हो गया, लोप हो गया। अब है यश प्राप्त, यश प्राप्त जो शब्द है इसमें यश को प्राप्त,
यानी कि यश प्राप्त। और को जो है इसका क्या हो गया, इसका लोप हो गया, शब्द हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया यश प्राप्त। उसी प्रकार माखन चोर, माखन चोर किसको कहते हैं, माखन को चुराने वाला माखन चोर। तो माखन के साथ जो विभक्ति लगी कौन सी, कर्म कारक विभक्ति, यानी कि को, इस विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया और शब्द क्या बन गया, माखन चोर। तो इस तरीके से जो कर्म तत्पुरुष समास में को जो हमारी कर्म कारक विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। तो जो जब हमें शब्द को पढ़ने पर ये पता चले कि इन शब्दों को जो अगर हम तोड़ेंगे या इन शब्दों का जब हम इस शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें को जो विभक्ति है वो हमारे प्रथम हमारे पद के साथ लग रही है। को विभक्ति किसकी होती है, कर्म की होती है। तो उस शब्द में वो जो शब्द है वो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो भेद है तत्पुरुष समास का वो क्या आ गया, कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद के में कर्ण कारक विभक्ति कौन सी होती है, कर्ण कारक विभक्ति होती है से या फिर के द्वारा, इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। तो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि हस्तलिखित ये हमारा क्या है, शब्द है। जब हम इस शब्द का विग्रह करेंगे तो हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखा हुआ। तो से हमारी कौन सी आ गई, कर्ण कारक विभक्ति आ गई। और जब हमने इसका समासिक शब्द जो बनाया तो क्या हुआ, से शब्द की क्या हो गई, हमारा से शब्द हमारा लुप्त हो गया, गायब हो गया और शब्द क्या बन गया, हस्तलिखित। तो जो शब्द हमें दिए जाते हैं जब हम उनका विग्रह करके देखें तो उसमें जो विभक्ति हमारी लुप्त हो जाती है और उस विभक्ति का पता लगे कि इस शब्द में ये विभक्ति हमारी लुप्त हुई थी, तो उन विभक्तियों के जरिए जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, इसमें से शब्द की विभक्ति लुप्त हुआ था। भूख मरा यानी कि भूख से मरा हुआ, है ना, तो भूख से मरा हुआ। रस भरी किससे भरी हुई है, रस से भरी हुई है ना। मुंह मांगी यानी कि मुंह से मांगी हुई, है ना, मुंह से मांगी हुई यानी कि से विभक्ति लुप्त हुई। तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा किया हुआ, है ना, कृत माने करना, तो तुलसी के द्वारा किया हुआ, के द्वारा ये हमारी कौन सी विभक्ति होती है, के द्वारा हमारी कर्ण कारक विभक्ति होती है। तो यानी कि इन शब्दों में हस्तलिखित, रस भरी, भूखमरा, मुंह मांगी, तुलसीकृत ये जो शब्द है वो हमारे किस तत्पुरुष समास के उदाहरण है, तो ये हमारे कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम आगे और उदाहरणों से हम और समझ लेते हैं और जान लेते हैं। जैसे कि अब हम है सुधा पीड़ित। सुधा का मतलब क्या होता है, भूख होता है सुधा। तो पीड़ित यानी कि उससे पीड़ित यानी कि भूख से पीड़ित, सुधा से पीड़ित। तो ये जो से है ये हमारी कौन सी है, कर्ण कारक विभक्ति है। सूर रचित यानी कि सूर के द्वारा रचित, के द्वारा, ये हमारी कौन सी है विभक्ति, ये क्या है, ये हमारी विभक्ति है कर्ण कारक विभक्ति। पद दलित, पद से दलित, फिर से वही हमारा कर्ण कारक विभक्ति। मदांक यानी कि मद से अंधा। बाढ़ पीड़ित, बाघ से पीड़ित। ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित। मन घड़त, मन से गढ़ा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ये हमारे किसके उदाहरण है, ये हमारे कर्ण कारक के उदाहरण हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण, तत्पुरुष समास का भेद है तो वो कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जिस सामासिक पद के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति कौन सी, के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। तो ये जो के लिए है ये हमारी
कौन सी विभक्ति हैं? ये हमारी संप्रदान कारक विभक्ति हैं। तो रसोई घर जो शब्द है उससे हमें क्या पता चल रहा था? रसोई घर जो हमारे पास शब्द है उसमें संप्रदान कारक विभक्ति यानी के लिए इसका क्या हो रखा है? लोप हो रखा है। और जो रसोई घर है, राह खर्च है, माल गोदाम है, जेब खर्च है, देशभक्ति है, ये हमारे संप्रदान तत्पुरुष समास के क्या है? उदाहरण है। अब इनके और उदाहरण हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गायों के लिए या फिर गौ के लिए शाला। डाक खाना, डाक के लिए खाना। सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति। रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र। पूजा घर, पूजा के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो ये जो हमारे शब्द हैं ये किसके उदाहरण हैं? ये संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखें तो अगला हमारा जो भेद आएगा अपादान कारक। अपादान का मतलब अलग होने वाली। इसमें क्या है कि दशा का बारे में हमें पता चलेगा कि जिन सामासिक शब्द के पूर्व पद में अपादान कारक विभक्ति कौन सा है? से, यानी कि अलग होने का लोप हो, अलग होने के बारे में पता चले तो वो क्या है? अपादान तत्पुरुष समास हमारा कहलाता है। इसके उदाहरण कौन से? पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब क्या होता है? और भटकना, यानी कि पद भ्रष्ट, पद से क्या हो गया? वो भ्रष्ट हो गया है। जिस पद पे वो सही पद पे जो चल रहा था उससे क्या वो भटक गया है और गलत रास्ते पर चल गया। तो पद भ्रष्ट यानी कि पद से भटकना। धर्म भ्रष्ट, धर्म से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, धर्म से वो क्या हो गया? अलग हो गया है। लक्ष्य भ्रष्ट यानी कि लक्ष्य से भटक गया है, वो अपने लक्ष्य से क्या हो गया है? लोप हो गया है, अलग हो गया है। बलहीन, बल से वो हीन हो गया है। और गुणहीन यानी कि गुण से हीन हो गया है, उसमें गुणों का क्या हो गया है? गुणों का से वो लोप हो गया है, गुणों का। तो इस तरीके से इसमें जो से जो सब कारक विभक्ति है वो किसके लिए प्रयोग की गई है? अलग होने के बारे में हमें इस बता रही है। पद भ्रष्ट यानी कि पद से वो भ्रष्ट हो गया। तो इस तरीके से इसमें जो से विभक्ति है वो किसकी तरफ संकेत कर रही है? अलग होने की दशा की तरफ संकेत कर रही है। तो ऐसे शब्द कौन से किस तत्पुरुष समास के ऐसे जो शब्द हैं वो किस तत्पुरुष समास के उदाहरण कहलाएंगे? तो वो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे अनुभवहीन, अनुभव से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। भयाकुल, भय से आकुल। ये हमारे अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब हमारे अगला जो तत्पुरुष समास का भेद है वो कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में इसमें जो है हमें जो हमारे पद हैं उत्तर पद और प्रथम पद और हमारा उत्तर पद उसके बीच में संबंध को ये दर्शाते हैं। चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह जो है उनके बीच में क्या है? संबंध को दर्शाते हैं। तो वो कौन सा कहलाता है? संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। कि जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में संबंध कारक विभक्ति चिन्ह यानी कि का, के, की, इनका क्या होता है? लोप हो जाता है तो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजसभा, राजा की सभा। राम भक्त, राम का भक्त। राजनेता, राज्य का नेता। राजभक्ति, राज्य की भक्ति। आगे देखें। पराधीन, पर से अधीन। सेना नायक, सेना का नायक। दिनचर्या, दिन की चर्या। जलधारा, जल की धारा। देवभूमि, देवों की भूमि। राज दरबार, राजा का दरबार। धनपति, धन का पति। प्रजापति, प्रजा का पति। लोक जीवन, लोक का जीवन। लोक शक्ति, लोगों की शक्ति। राजपथ, राज्य का पथ। जो हमें शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के बीच में हमें क्या है? संबंध का पता लग रहा है। तो इसमें क्या है? ये हमारे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हमारा अगला जो समास है वो कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में जो हमारी कारक विभक्ति क्या होती है? में या फिर पर, इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, वो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कहलाता है, या उसको हम कहें तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे करम वीर। करम हमारा कैसा है? करम हमारा प्रथम यानी कि प्रधान पद है और इसमें जो में है वो क्या है? हमारा अधिकरण
विभक्ति है और इसका क्या है, लोप हो गया है। करम वीर यानी कि करम में वीर। शौक मगन, शौक में मगन। जल मगन, जल में मगन। आनंद मगन, आनंद में मगन। रण वीर, रण में वीर। आप बीती यानी कि स्वयं पर बीती। आप बीती क्या होती है, स्वयं पर बीती। तो पर यानी कि जो पर है हमारी कैसी है, अधिकरण कारक विभक्ति है। तो जग बीती, जग पर बीती। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। देशांटन, देश का अंटन यानी कि भ्रमण। व्यवहार में कुशल। तो जो हमारा में, पर, ये हमारी कैसी विभक्ति है, ये हमारी अधिकरण कारक विभक्तियाँ हैं। तो ये जो शब्द हमें दिए गए वो किसके उदाहरण है, तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो इनसे का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के बाद हमें जिन विभक्तियों का ज्ञान होता है उनके आधार पर हम जान सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। अब हमारा जो तीसरा समास आएगा वो कहेगा द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है कि जब हम निर्णय ना ले पाए, किसी द्विधा में फंस जाए, तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व या द्विधा जो है उत्पन्न हो जाती है कि इसमें पहला पद प्रधान है या फिर उत्तर पद प्रधान है। उसमें हमें दोनों ही पद जो है कैसे लगते हैं, प्रधान लगते हैं, मेन लगते हैं, प्रमुख लगते हैं। हम द्विधा में फंस जाते हैं कि हम इसको मुख्य माने या इसको मुख्य माने। तो ऐसी कंडीशन में वो जो शब्द होते हैं वो किसके कहलाते हैं, वो द्वंद्व समास के उदाहरण कहलाते हैं। जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, और विग्रह करने पर दोनों के बीच में और, या, तथा, अथवा जैसे योजक सब चिन्हों का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास होने पर इन पदों के बीच में या, और, तथा, अथवा इन सब का क्या होता है, लोप हो जाता है। यानी कि इन शब्दों को जब हम जोड़ते हैं, मिलान करते हैं, तो इनका क्या होगा, इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे रात दिन में हम ये नहीं जान पाते कि रात हमारा मुख्य शब्द है या दिन हमारा मुख्य शब्द है, कौन सा शब्द हमारा प्रधान है। हम दुविधा में हैं, रात को मुख्य माने या प्रमुख को माने। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही शब्द हमारे क्या है, मेन है ना, प्रमुख है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा, रात और दिन। तो ये और जो है हमारी क्या आ गई, ये हमारी विभक्ति आ गई। माता पिता, माता और पिता। मान अपमान, मान और अपमान। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लोभ और मोह, लोभ मोह, है ना, लोभ मोह, लोभ और मोह। सुख दुख, सुख और दुख। आना जाना, आना और जाना। देश विदेश, देश और विदेश। अपना पराया, अपना और पराया। नर नारी, नर और नारी। अन्न जल, अन्न और जल। तो इनमें क्या है कि ये जो हमारे, अगर हम इनकी पहचान करें तो इसमें जो होता है दोनों ही पद हमारे प्रमुख होते हैं। ऐसी अवस्था में हम ये नहीं निर्णय ले पाते कि इसमें प्रथम पद हमारा ये मेन है या हमारा उत्तर पद मेन है, कौन सा पद हमारा प्रमुख है। एक तो हमारी ये पता चल गया कि इसमें दोनों ही पद समान होते हैं। और दूसरा, जब हम इनको अलग करते हैं तो इनके बीच में या तो और शब्द आएगा या फिर अथवा आएगा। ऐसे हमारे कारक विभक्तियाँ आए तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व तत्पुरुष समास होता है। आगे देखिए, गंगा और जमुना। जन्म मरण, जन्म और मरण। दाल भात, दाल और भात। लव कुश, लव और कुश। कौरव पांडव, कौरव और पांडव। हरा भरा, हरा और भरा। धन दौलत, धन और दौलत। घी शक्कर, घी और शक्कर। अपयश, अप और यश। दीन दुखी, दीन और दुखी। धन दौलत, धन और दौलत। उसके बाद खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। तो ये हमारे जो है सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब है हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की पहचान कैसे करें, बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो उसके बारे में अब हम जान लेते हैं कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद क्या होते, प्रधान नहीं होते, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, और ये दोनों तीसरे की तरफ क्या करते, संकेत करते हैं। हम शुरू से क्या पढ़ते हुए क्या रहे, एक और एक दो, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिक में क्या याद करना है, एक और एक तीन। यानी कि बहुब्रीहि समास में हमारा प्रथम पद
और दूसरा पद, ये हमारे क्या होते हैं, प्रमुख नहीं होते, मेन नहीं होते, और ये जो है तीसरे की तरफ क्या है, संकेत करते हैं। तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, वहाँ पर बहुब्रीहि समास कहलाएगा। जैसे कि नीलकंठ में अगर हम विग्रह करें तो इन शब्दों में जो नील है, नील ये हमारा क्या हो गया, प्रथम यानी कि प्रधान शब्द है, और कंठ हमारा दूसरा यानी कि उत्तर कंठ है। इसमें ना तो नील शब्द हमारा मेन है, प्रमुख है, और ना ही कंठ हमारा प्रमुख है, बल्कि ये जो दोनों शब्द किसी तीसरे की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। इनका नीलकंठ का विग्रह करें तो क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, किसका, अर्थात शिव का, यानी कि शंकर भगवान की तरफ इशारा करें, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो इस कंडीशन में तीसरे व्यक्ति या तीसरी कोई वस्तु आ जाए तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है ना। तो यही उसमें दे रखा है उदाहरण में कि नीलकंठ का विग्रह करते हैं तो क्या आता है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। यहाँ न तो नीला शब्द प्रधान है और न ही कंठ जो हमारा उत्तर पद है वो प्रधान है, ये दोनों ही पद मिलकर तीसरे पद यानी कि शिव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब हम इनके उदाहरणों से हम और अच्छे से जान लेते हैं। उदाहरणों को अब हम पढ़ते हैं। कैलाशपति, कैलाश और पति ये दोनों शब्द प्रधान नहीं है, लेकिन ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कैलाशपति कैलाश पर्वत का स्वामी है जो, कौन, शिव। शिव जी की बात करी इन्होंने, कैलाशपति यानी कि कैलाश पर्वत का स्वामी कौन, शिव। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास है। महादेव, महान है जो देव, कौन, शिव, है ना। गजानन, गज के समान आनन, ये क्या है, आनन, ये मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या है, आनन। आनन अर्थात सिर, आनन का अर्थ क्या होता है, सिर होता है। तो गजानन के समान आनन है जिसका, शीश, मुख, है ना, किसका है, गणेश का। घन आनन, घनश्याम, अगला हमारा है घनश्याम। घन यानी कि बादल के समान, श्याम यानी कि काला, श्याम रंग, किसका है, बादल के समान श्याम, कौन है, कृष्ण। हम किसकी बात हो रही है, ना तो घन की बादल की बात हो रही है, ना काले की बात हो रही है, ये दोनों ही शब्द मिलकर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कृष्ण, किसी तीसरे की तरफ, कृष्ण। तो इसमें कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास। मुरलीधर, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को कौन, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को क्या है, मुरली को धारण करने वाला। मुरली को कौन धारण करता है, कृष्ण। मुरली को धारण करने वाला कृष्ण, कृष्ण की बात हो रही है। लेकिन इन शब्दों में तो हमें नहीं पता ना कि इसमें कृष्ण है, कहीं शब्द लिखा भी नहीं है। लेकिन मुरली और धर ये दो शब्द जो हैं ये हमें कृष्ण की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर कौन सा शब्द हो गया, बहुब्रीहि समास। वक्र पाणी, चक्र, चक्र पाणी, चक्र को पानी में धारण करना, चक्र को पानी, चक्र को पानी में धारण करता है, कौन करता है, विष्णु, है ना। तो ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो विष्णु की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास आ गया, बहुब्रीहि समास। कमल नयन, कमल हमारा शब्द है, नयन हमारा शब्द है। कमल यानी कि फूल, नयन मतलब आँख। लेकिन ये यहाँ पर ये अर्थ नहीं हुआ ना, कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्र, कमल के समान नेत्र किसके हैं, विष्णु के। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीत अंबर यानी कि पीला अंबर यानी कि वस्त्र धारण करता है जो, कौन, विष्णु। अंबर यानी कि वस्त्र। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन, शिव, कृष्ण। कृष्णा भी हो सकता है और विष्णु भी हो सकता है, विष्णु भी तो चक्र को धारण करता है, तो कृष्णा और विष्णु। गिरिधर, गिरिधर को, गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन, विष्णु। चतुरानन, चार आनन है जिसके, शीश, मुख जिसके चार मुख हैं, कौन है, ब्रह्मा, है ना। तो ये हमारे किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, बहुब्रीहि समास के उदाहरण पढ़ रहे हैं। अब पंचानन, पांच आनन है जिसकी, शिव।
दसानन 10 आनन है जिसके रावण। बारहसिंगा 12 सिंघा है जिसके, मतलब 12 सिंह है जिसके, क्या आएगा, एक विशेष प्रकार का प्राणी। त्रिवेणी 3 नदियों का संगम स्थल, किसकी बात हो रही है, प्रयागराज की। मेघनाथ मेघ के समान गरजने वाला, अर्थात कौन, मेघनाथ यानी कि रावण का पुत्र। निशाचर रात को भ्रमण करता है जो, कौन, राक्षस। मृगनैनी मृग के समान, ये क्या आएगा, मृग के समान आंखें किसकी हैं, अर्थात कोई सुंदर स्त्री जिसको मृगनैनी कहते हैं, मृगनैनी। अब हम आगे देखें तो असुमाली, असु यानी कि किरणें, यानी कि किरणें है माला जिसकी, किसकी, सूर्य देवता की, सूर्य की बात हो रही है। महावीर महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। पद्मासन पद्म यानी कि कमल के आसन, कमल का आसन है जिसका, सरस्वती। चंद्रशेखर चंद्रमा है, शेखर यानी कि माथे पर, जिसके, किसके, शिव। दिगंबर दिशाएं ही अंबर यानी कि वस्त्र हैं जिसके, अर्थात जैन मुनि। तो ये सभी हमारे किसके उदाहरण हैं, ये हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं जो किसी तीसरे की तरफ क्या है, संकेत कर रही हैं। अब है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान कैसे करें कि इसमें एक पद विशेषण होता है, विशेषण कौन, जो विशेषता बताता है, और विशेष्य शब्द कौन सा, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इसमें जो पहला पद है वो कैसा होता है, विशेषण होता है, वो विशेषता बताता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस ऐसे में जो हमारा, और अगर हम कहें कि पहला पद हमारा कैसा होता है, उपमान, और दूसरा शब्द हमारा उपमेय, तो इसमें क्या होता है, वो हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि हम आगे देख लेते हैं। पीतांबर, पीतांबर, इसके अर्थ हम करें तो क्या आएगा, पीता यानी कि पीत, ये पीतांबर, इस शब्द को क्या हम विग्रह करें तो क्या होता है, पीत धन अंबर। अंबर यानी कि वस्त्र, अंबर किसको कहते हैं, वस्त्र को। पीत अंबर यानी कि पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अंबर कैसा है, वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। कैसे हैं, पीत, पीत माने पीले, यानी कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। वस्त्रों की क्या है, विशेषता बता रहे हैं कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। नीलांबर, अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि पीतांबर, नीलांबर, नील गगन, नील कमल, महाराज, ये जो शब्द हैं ये हमारे बहुब्रीहि समास भी हो सकते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी हो सकते हैं, कर्मधारय समास के भी उदाहरण हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास कौन सा है और बहुब्रीहि समास कौन सा है। जैसे कि पीतांबर, पीतांबर, इसका हमने विग्रह करा तो क्या बना, पीत धन अंबर। अंबर यानी कि वस्त्र, वस्त्र कैसे हैं, पीत यानी कि पीले, पीले वस्त्र हैं, ठीक है। पीत है जो अंबर, अंबर कैसे हैं, पीले हैं जो वस्त्र, वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। तो यहाँ पे इसकी विशेषता बता गई। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। अगर हम इसको कैसे करें, पीत है अंबर जिसके, जिसके शब्द जुड़ गया, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। जब हमने तीसरे की बात कर दी तो बहुब्रीहि समास, जब हमने विशेषता कर दी पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो ये विशेषता बता दी यहाँ पर, तो ये हमारे कर्मधारय समास। लेकिन जब हम तीसरे की बात करें, पीत है अंबर जिसके, है ना, जिसके, तो क्या हो गया, तीसरा पर्सन आ गया, तो उसमें क्या होगा, विष्णु। तो ये जब हम तीसरे इंसान की बात करते हैं, जब वन और वन यानी कि एक और एक जब तीन हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास, और जहाँ पर वन और वन ही रह जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास। ये वन जो है, इस वन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास। जैसे नीला अंबर, नीला और अंबर, नीला मतलब नीला और अंबर मतलब वस्त्र। नीला है जो अंबर यानी कि वस्त्र कैसे, नीले हैं।
ये जो शब्द है नीला, ये अंबर की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र नीले हैं, तो कर्मधारय समास। नील गगन, गगन कैसा है? नीला है। तो गगन की क्या है? इस नीले शब्द ने गगन की क्या बता दी? विशेषता बता दी कि गगन यानी कि आकाश कैसा? नीला है, तो कर्मधारय समास। नील कमल, कमल कैसे हैं? नीले हैं, नीले कमल हैं, तो कमल की क्या है? विशेषता बता दी। महाराज, महाराज कैसा है? महान, महान राजा, राजा हमारा शब्द है ना? कौन सा? ये द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद, उत्तर पद है, और महान हमारा प्रथम यानी कि पहला पद है। और जो पहला पद है वो किसकी? दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। महान है, कौन महान है? राजा महान है, तो राजा की क्या बता दी? विशेषता बता दी, है ना? तो यहाँ पर क्या आ गया? हमारा कर्मधारय समास आ गया। अब आगे देखिए, इनके और उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से और भी अच्छे से माने। महाजन, जन, जन यानी कि साधारण जनता, तो महान, महान है जन, जन, जन यानी कि जनता कैसी है? महान है, तो ये विशेषता बता दी। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली, ये जो काली शब्द ने इस मिर्च की विशेषता बता दी कि मिर्च तो काली है। सत्कर्म, कर्म, कर्म की विशेषता कैसे बता दी? कर्म सत्य है यानी कि सत्य अच्छे कर्म है। सत्संग, सत्संग, सत्य कैसा है? संग कैसा है? संग जो है, साथ जो है, उसकी विशेषता बताइए कि वो कैसा है? सत्य है, ठीक है, शुद्ध है, अच्छा है। प्रधानापक, अध्यापक कैसा है? प्रधान है, अध्यापक कैसा है? प्रधान है, तो इसने प्रधान शब्द ने अध्यापक की विशेषता बता दी कि वो प्रधान है। तो इसमें ऐसे शब्दों में हमारा कौन सा समास आएगा? तो हमारा कर्मधारय समास आएगा, जिसमें पहला पद दूसरे पद की क्या है? विशेषता बताता है। अब इनके उदाहरण भी देख लेते। कमल नयन, कमल नयन, नयन कैसे हैं? नयन कमल के जैसे हैं, है ना? नयन कैसे हैं? कमल के जैसे हैं। नयन की विशेषता बताई कि वो तो कमल के जैसे हैं, सुंदर हैं, कोमल हैं। कुसुम कोमल, कुसुम जैसे कोमल, कुसुम जैसे कोमल, कोमल कैसे हैं? कुसुम की तरह, फूलों की तरह कोमल हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम, जो बादल है वो कैसे हैं? बादल श्याम जैसे हैं, काले बादल हैं। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख यानी कि मुख कैसा है? मुख जो है कैसा है? मुख चंद्रमा के समान है। मृगलोचन, लोचन मतलब नैन, मृग मतलब हिरण, जो नैन है यानी कि आंखें हैं, नेत्र जो हैं वो कैसे हैं? हिरण के समान है, मृग के समान है ना? तो इसमें क्या है? ये जो है मृग, चंद्र, घन, कुसुम, कमल, ये जो शब्द हैं ये हमारे उत्तर पद यानी कि दूसरे पद नयन, कोमल, श्याम, मुख और लोचन, इनकी क्या विशेषताएं बता रही हैं। अब आगे देखें। भुज दंड, भुजा रूपी दंड। तपोधन, तप रूपी धन। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। चरण कमल, कमल रूपी चरण। तो ये जो है हमारे प्रथम पद दूसरे पद की क्या है? विशेषताएं बता रही हैं। तो इसमें कौन सा समास आएगा? तो ये सभी हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब है द्विगु समास। द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास और एक है द्विगु समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व उत्पन्न होता है, द्वंद्व समास में द्वंद्व उत्पन्न होता है। हम निर्णय नहीं ले पाते पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है, और जब उनका विग्रह करें तो और जो विभक्ति चिन्ह है वो आता है, अथवा ये विभक्ति चिन्ह उसके बीच में आएंगे, ठीक है। अब द्वंद्व, द्विगु, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु का अर्थ होता है, यहाँ से ट्रिक में मान लो, ट्रिक में क्या होगा? याद करने की ट्रिक। द्विगु, द्विगु का अर्थ क्या हो गया? ये याद रखो, द्विगु का अर्थ होता है संख्या। द्विगु, ये ट्रिक याद रखो कि द्विगु का अर्थ क्या होता है? द्विगु का अर्थ क्या होता है? चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने क्या मानना है? द्विगु का अर्थ होता है संख्या। तो इससे याद रखेंगे कि जिस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, नंबर, संख्या आती है जिसमें, तो हमारे कौन सा है? द्विगु समास है। जैसे एक पदी, एक पद वाला, एक हमारी संख्या आ गई। दो राहा, दो राहों का समाहार यानी कि दो राहा, दो राहा है, ये दो राहा है, इन दोनों का समाहार मिलन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? दो राहा, है ना।
तो दो क्या है, संख्या है। द्विघात, दो घातों का समाहार। दो क्या है, हमारी संख्या है। दोपहर, दो पहरों का समाहार। समाहार मतलब जब जुड़ता है, मिलन होता है किसी का। यहाँ पर पहरों का मिलन हो रहा है और संख्या में क्या दी गई है, दो। तिरंगा, तिरंगा यानी कि तीन रंगों का समाहार। जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, उसमें तीन रंग है, तो तीन रंगों का क्या हो रहा है, समाहार हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, तिरंगा। तो तीन, तीन ये जो क्या है, हमारा संख्यावाची शब्द ही तो है। तो द्विगु समास में जो पहला पद होता है, ये हमारे पहले पद है, ये वाले, ये पहले पद है, ये एक, दो, द्वि, दो, त्रि, ती। तो ये जो हमारे क्या है, ये संख्या शब्द है। तो द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। अब हम आगे देखें, त्रिफला। त्रिफला था, त्रि मतलब तीन, त्रिफला, त्रिफला यानी कि त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन, फला मतलब फल, तीन फलों का समाहार। त्रिवेणी, त्रि यानी कि तीन, वेणी मतलब धाराएं, तीन धाराओं का समाहार, तीन धारों का मिलन। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार, तीन कोणों का मिलन। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, समाहार मतलब मिलन, तीन लोकों का समूह, समूह हम कह सकते हैं। पंचभुज, पंचभुज यानी कि पांच भुजाओं का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पंजाब, पांच आबों, आबों मतलब नदियों, पांच नदियों का समूह पंजाब, है ना। तो ये हमारा किसके उदाहरण हो गए, ये हमारे द्विगु समास के उदाहरण है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार। छड़ानन, छठ आननों का समाहार। षटकोण, षट यानी कि छह कोणों का समाहार। सप्तपदी, सात पदों का समाहार, समाहार मतलब समूह। अष्टधातु, आठ धातुओं का समूह। नवरस, नौ रसों का समूह। तो ये सभी हमारे किसके उदाहरण हैं, ये हम द्विगु समास के उदाहरण पढ़ रहे हैं। आज हमने अपने समास को पूरा कर लिया है। हमने समास पद को जाना, समास विग्रह क्या होता है उसको जाना, समास के कौन कौन से भेद हैं उन सबको हमने विस्तार से जाना है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इन वीडियो का, इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। उसके साथ साथ अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखना ना भूलें। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।